Hello students, I am Ankita Jain from Team CLAT Prep and welcome you in Kar Lo Baat. In today's session of Kar Lo Baat, we will study the difference between draft, bill, act, rules and regulation. Do you think these are the synonyms of each other? क्या हम इनको इंटरचेंज करके यूज कर सकते हैं? क्या आपको लगता है कि हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं? द आंसर इज नो. ये रिप्लेसेबल नहीं है, ये इंटरचेंज नहीं हो सकते. These terms stands for each different meaning. तो बिफोर यू स्टार्ट विद द मीनिंग, क्या आपको पता है हाउ लॉ इज मेड? क्या लॉ अपना आप ऐसे ही बन जाता है? क्या यहाँ पे कोई सेवरल स्टेजेस की जरूरत है? अगर आपने वो स्टेजेस पढ़ ली तो आपको ये टर्म्स अपना आप क्लियर हो जाएगी. लेट्स स्टार्ट विद द स्टेजेस. सो फर्स्ट स्टेप ऑफ अ लॉ, कैसे लॉ बनता है? तो पहला स्टेज होता है ड्राफ्ट का. एंड व्हाट इज ड्राफ्ट? तो अगर आपको पता हो, इफ यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ समथिंग टू बी मेड, तो हम क्या करते हैं? वी स्टार्ट पेन डाउन द थिंग्स ऑन अ पेपर. तो हम एक रफ फ्रेमवर्क तैयार करते हैं, राइट? वैसे ही होता है लॉ के लिए. इफ देयर हैज टू बी लॉ, देन we have to make the law. कैसे बनेगा? तो we have to make the rough work for the framework, rough work for the law. तो rough work को हम क्या बोलते हैं? हम वो rough work को बोलते हैं that is a initial stage, और जहां modifications हो सकते हैं. हम pen down करते हैं what are the rules, what are the regulations, what are the laws to be implemented. तो all the thought process need to be penned down, and that paper that is known as draft. राइट? तो पहला स्टेप होता है ड्राफ्ट का, जो क्या कहता है? इनिशियल स्टेज होता है, जहां प्रपोज लॉ, जो अभी आप लॉ लाना चाहते हैं, वो आप एक जगह लिखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ड्राफ्ट, और वहां चेंजेस हो सकते हैं. राइट? तो अब आपने एक पेपर पे अपना प्रपोज लॉ तैयार कर लिया है. नाउ नेक्स्ट व्हाट? तो अब हम उसको पार्लियामेंट में भेजेंगे. अब हमने उसको बना तो लिया, बट नाउ वी नीड अ अप्रूवल फ्रॉम द पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट परमिशन. ठीक है? तो अब ये ड्राफ्ट जाता है पार्लियामेंट में. पहले जाएगा लोकसभा में, then we'll get the approval from the Lok Sabha, then we'll send it to the Rajya Sabha, then we will get the approval from the Rajya Sabha, then we will send it to the president. तो इस प्रोसेस में वो ड्राफ्ट को हम बोलने लग जाते हैं बिल. why? because it is presented to the parliament, right? तो उस स्टेप को हम बोलते हैं यहाँ बिल. A bill is a legislative proposal that is presented to the parliament. तो लोकसभा चला गया, राज्यसभा चला गया, अब प्रेसिडेंट के पास भी चला गया. राइट? डन. अब प्रेसिडेंट ने भी उसको अप्रूवल दे दी है. तब जैसे ही प्रेसिडेंट से अप्रूवल मिल जाती है, दैट बिल गेट्स द नेम ऑफ एन एक्ट. अब वो एक्ट बन चुका है, अब हमारे लिए वो एक लॉ बन चुका है. तो फाइनल स्टेप जो होता है, जिसको हम एक्ट के नाम पे जानते हैं, वो होता है व्हेन बोथ द हाउसेस एंड ऑफ पार्लियामेंट अप्रूव कर देती है. जब प्रेसिडेंट उसको अप्रूव कर देता है, दैट पर्टिकुलर बिल कम्स अंडर द एक्ट. राइट? लेट्स कम विद एन एग्जाम्पल. तो हमारे यहाँ लास्ट एक एक्ट पास हुई थी, दैट इज अ पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स 2024 में. राइट? एक एक्ट पास हुई थी. तो ये लोकसभा को प्रेजेंट हुई थी 5 फरवरी 2024 को, राज्यसभा को प्रेजेंट हुई थी 9 फरवरी. तो आप बता सकते हैं व्हेन इट कॉल्ड एज अ ड्राफ्ट? तो आंसर इज यस, 5 फरवरी से पहले, जब ये एक पेपर पे था, जब ये केवल एक रफ वर्क इनिशियल स्टेज पे था, जब तक ये प्रेजेंट नहीं हुआ था पार्लियामेंट के अंदर, तब तक हम इसको एक ड्राफ्ट के नाम पे जानते थे. जैसे ही लोकसभा में 5 फरवरी को ये प्रेजेंट हो गया, दैट ड्राफ्ट बिकम्स एन बिल. राइट? और जैसे ही प्रेसिडेंट ने इसको असेंट दे दी ऑन 13 फरवरी, वो बन गया, सेम ड्राफ्ट बन गया एक्ट. राइट? तो दिस इज हाउ द टर्म डिफर्स, ड्राफ्ट, बिल एंड एक्ट. क्लियर? सो आई होप ये डिफरेंस तो आपको समझ में आ गया होगा. ना व्हाट इज ऑर्डिनेंस? ये भी आपको ऐसा ही लगता होगा कि मैम ये भी तो एक सिमिलर ही है, ऑर्डिनेंस भी तो एक सिमिलर कॉन्सेप्ट ही है. इट इज ऑल्सो इन अ लॉ, इट इज ऑल्सो इन अ एक्ट. तो आंसर इज यस, बट पार्शियली. क्या होता है? बिफोर अंडरस्टैंड द टर्म ऑर्डिनेंस, उससे पहले आप एक चीज समझिए. देयर
Parliament के 3 session are the mandatory in the year, right? And what we call the 3 sessions. 3 sessions are the budget session, monsoon session and the winter session. ये 3 sessions होने पड़ते हैं एक साल के अंदर Parliament के. And 2 सेशन के बीच में maximum gap you can have is of 6 months, right? 6 months का gap maximum. What if we need a law during this 6-month session when the parliament is not in the session? What if there is an emergency of implementing some law when parliament is not in the session? 6 महीने में parliament session के अंदर नहीं है, तो क्या कोई लॉ पास नहीं हो सकता? क्या हम कोई लॉ इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते? तो व्हाट्स द आंसर ऑफ दिस? तो इसका एक रास्ता निकाला गया है इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डिनेंस. ये कहता है कि 6 महीने अगर पार्लियामेंट सेशन के अंदर नहीं है, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती, व्हाट आर द टाइम फ्रेजेस, ठीक है, जब नहीं होती और हमको ऐसी कोई कंडीशन होती है, ऐसी कोई इमरजेंसी होती है कि वी नीड टू इम्प्लीमेंट सम काइंड ऑफ अ लॉ इन द कंट्री ड्यू टू द इमरजेंसी और ड्यू टू द कंडीशन ऑफ द कंट्री, तो हम क्या करेंगे? हम एक टेम्परेरी लॉ लेकर आते हैं, ठीक है, एक लॉ लेकर आते हैं जिसको हम बोलते हैं टेम्परेरी लॉ. कब? जब लेजिस्लेशन सेशन के अंदर नहीं होती, उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेंस, राइट? क्या ऑर्डिनेंस का भी सेम इफेक्ट है जैसे एक्ट का है? तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस. जब तक ऑर्डिनेंस है, जब तक उसकी वैलिडिटी है, तब तक उसका सेम इफेक्ट है जैसे कोई एक्ट का इफेक्ट होता है. जैसे एक एक्ट होती है वैसे एक ऑर्डिनेंस होता है. कब तक? जब तक उसकी वैलिडिटी है. तो यहाँ पे उसका सेम फोर्स एंड सेम इफेक्ट होता है जैसे एक एक्ट का होता है. तो मैंने आपको बोला जब तक उसकी वैलिडिटी होती है, तो कब तक उसकी वैलिडिटी होती है? एक ऑर्डिनेंस की कब तक एक वैलिडिटी होती है? तो आंसर टू द क्वेश्चन इज जब तक, पहला चीज तो उसको जैसे ही ऑर्डिनेंस हमने पास किया, अब पार्लियामेंट की जैसे ही कोई असेंबली होती है तो विद इन द 6 वीक्स ऑफ द असेंबली उसको ऑर्डिनेंस को अप्रूव करना है. अगर वो अप्रूव नहीं करती, उसको डिस्कार्ड करती है, उसको रिजेक्ट करती है, तो ऑर्डिनेंस डिस्कार्ड हो जाएगा, वो लॉ कभी भी नहीं बन पाएगा. पर सेम ऑर्डिनेंस को अगर पार्लियामेंट से अप्रूवल मिल गई, रेटिफिकेशन मिल गया, क्या विद इन द 6 वीक्स ऑफ देयर रीअसेंबली, तो वो एक एक्ट बन जाता है. ठीक है, समझ में आया? तो वैलिडिटी जब तक है तब तक वो एक एक्ट के जैसे काम करेगा. और उसकी वैलिडिटी कब तक होती है? उसको वैलिडिटी मिलती कब है? उसको वैलिडिटी मिलेगी जैसे ही पार्लियामेंट असेंबली में आएगी, विद इन द 6 वीक्स ऑफ देयर असेंबली उनको उसको रेटिफाई करना पड़ेगा और वो एक्ट बन जाएगा. अगर रेटिफाई नहीं होता तो वो डिस्कार्ड हो जाएगा, वो लॉ नहीं बनेगा. तो इसका मैक्सिमम पीरियड क्या है? कब तक इसकी वैलिडिटी रह सकती है? मतलब अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो वो ऑर्डिनेंस मैक्सिमम कितने टाइम तक के लिए वैलिड है? तो इसका आंसर है 6 months एंड 6 वीक्स तक वो वैलिड है. 6 months मैक्सिमम टाइम पार्लियामेंट के सेशन का, और 6 वीक्स जैसे ही वो आएगा उसको विद इन द 6 वीक्स उसको रेटिफाई करना पड़ेगा. तो मैक्सिमम वैलिडिटी ऑफ ऑर्डिनेंस इज 6 months एंड 6 वीक्स. क्लियर? तो समझ में आया ऑर्डिनेंस क्या होता है? इट इज अ टेम्परेरी लॉ व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन अ सेशन, और उसके ये सारे प्रोविजन. तो वो एक्ट नहीं है, जैसे ही कोई टेम्परेरी लॉ बनाया गया है वो ऑर्डिनेंस होता है और उसको सेम पावर होती है जैसे कोई एक्ट की होती है, बट सब्जेक्ट टू द कंडीशन. कितने महीने इसके लिए? जैसे ही असेंबली होगी, जैसे ही पार्लियामेंट सेशन में आएगी उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा. लेट्स कम विद एन एग्जांपल. कब हुआ था? तो आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया था और वहां पे ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था. ठीक है, अब उस टाइम पे पार्लियामेंट सेशन में नहीं थी, तब प्रेसिडेंट की अप्रूवल से एक लॉ निकाला गया था, एक ऑर्डिनेंस इंप्लीमेंट किया गया था 2018 के अंदर. वो क्या था? द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन अ मैरिज, जहां उन्होंने ट्रिपल तलाक को इलीगल और पनिशेबल डिक्लेयर किया था. तो दैट वाज एन ऑर्डिनेंस इन 2018. और जैसे ही असेंबली हुई, जैसे ही पार्लियामेंट सेशन में आई, तो उसको ये अप्रूव या रिजेक्शन का उसके ऊपर जिम्मेदारी थी. बट फाइनली उसने सेशन ने, पार्लियामेंट ने उसको अप्रूव किया और उसको एक्ट का दर्जा दे दिया. तो द ऑर्डिनेंस बिकम्स एन एक्ट इन 2019. सो आई होप आपको ऑर्डिनेंस का भी समझ में आ गया कि हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एक्ट एंड ऑर्डिनेंस. फ्रॉम नाउ नेक्स्ट वर्ड इज अ रेगुलेशन. व्हाट इज रेगुलेशन? तो रेगुलेशन होता है जब कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी
इंस्ट्रक्शंस निकालती है, लॉ निकालती है अपने लिए, एंड फॉर दैट यू नीड टू नो व्हाट इज द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी वो होती है जिसको एग्जीक्यूशन के लिए अपॉइंट किया हुआ है। हमने देखा है पार्लियामेंट के स्ट्रक्चर्स देखे हैं, तो वहां पे कुछ अथॉरिटीज को हमने क्या रखा हुआ है, एग्जीक्यूशन के लिए रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आरबीआई, एसबीआई, एमसीए, इन सबका क्या कुछ स्पेशल वर्क है। फॉर एग्जाम्पल आरबीआई को हमने अपॉइंट किया है टू रेगुलेट द बैंकिंग एंड द मनी डिपार्टमेंट, राइट। हमने एसईबीआई को हमने टू रेगुलेट द स्टॉक मार्केट, एमसीए को टू कॉर्पोरेट अफेयर्स को हमने मिनिस्ट्री के लिए अपॉइंट। तो क्या इन लोगों के अपने अपने कुछ काम है? क्या ये अपने लिए कुछ यहाँ पे अपने लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या ये लोगों तक कुछ लॉ बना सकते हैं? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस। ठीक है, तो यहाँ पे लॉ ने हमको एक पावर दी है रेगुलेशंस के थ्रू, किसको? डेलीगेट लेजिस्लेशन के थ्रू दी है, किसको? एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को दी है। ये एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी लॉ बनाती है तो इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट एंड एडमिनिस्टर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लेजिस्लेशन। क्यों? अब आरबीआई को कुछ इंस्ट्रक्शंस निकालने हैं, कुछ लॉ निकाल रहे हैं जो जिसके लिए उसको बनाया गया है, तो वहां पर उसको एक्ट नहीं बनाती है, वो रेगुलेशंस बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्ट को पार्लियामेंट के अंदर पास होना पड़ेगा, प्रेसिडेंट के थ्रू असेंट लेनी पड़ेगी, तभी वो एक्ट बन पाएगा। पर रेगुलेशंस क्या होते हैं? यहाँ पे पार्लियामेंट में पास होने की जरूरत नहीं है, बस आप अगर इसको पब्लिश करा लेते हो ऑफिशियल गैजेट में तो ये लीगल बाइंडिंग बन जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनको पावर दी गई है, दे कैन इंप्लीमेंट सम लॉ बाय देयर ओन टू एग्जीक्यूट देयर लॉज, राइट। तो दीज आर दी regulations. Now the last word of this today's कर लो बात is rules. What are the rules? किसको बोलेंगे आप rules? और how it is different from the regulations and acts and ordinance? तो rules अलग होते हैं। rules क्या होते हैं? हमने एक act तो बना लिया, राइट। अब उस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए देयर शुड बी सम गाइडलाइन, देयर शुड बी सम प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क हाउ टू अप्रोच दैट लॉ। सो उसके लिए हमको रूल्स की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल आपने कंपनीज एक्ट पढ़ा होगा, उस कंपनीज एक्ट पढ़ा नहीं होगा तो आपने सुना होगा, एंड उसके साथ आपने कुछ रूल्स पढ़े। तो कंपनीज एक्ट कहती है देयर शुड बी अ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, देयर शुड बी अ शेयर कैपिटल शुड बी अलॉटेड टू द पीपल। फिर वहां पे लिखा हुआ था देयर शुड बी अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। लिख तो दिया इन्होंने एक्ट में, बट हाउ विल इट प्रोसीड? व्हाट आर द प्रैक्टिकल अप्रोच टू प्रोसीड? दैट गाइडलाइंस इज रिटन इन द रूल्स। तो एक्ट में जहां पर भी प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क, कुछ गाइडलाइंस की जरूरत होती है हाउ टू अप्रोच दैट लॉ, उसको हम बोलते हैं रूल्स, राइट। तो रूल्स आर अंडर द एक्ट, रूल्स हमेशा एक्ट के अंडर होते हैं। ठीक है, हमने एक्ट बना दिया, अगर उसको कुछ प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क की जरूरत है तो हम रूल्स निकालते हैं। तो वो क्या होता है? डिटेल गाइडलाइंस होती है, कहाँ की? गवर्नमेंट अथॉरिटी इंप्लीमेंट करती है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क चाहिए होता है कि कैसे हम उस लॉ को इन्फोर्स कर सकते हैं। तो यहाँ कुछ एक एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिखा है। मोटर व्हीकल एक्ट कहता है कि जनरल ट्रैफिक रूल किसके बारे में करता है? एक्ट बात कर रहा है, आउटलाइंस द ट्रैफिक लॉज एंड द रेगुलेशंस के बारे में बात कर रहा है कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत है, आपको आपको अपना व्हीकल रजिस्टर कराने की जरूरत है, ये सब एक्ट के अंदर लिख दिया। बट रूल्स क्या कहते हैं? रूल्स जो इसके अंदर है वो ये कहता है What are the specific details like driving license requirements? क्या ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी पड़ेगी? यहाँ व्हीकल रजिस्ट्रेशन के लिए क्या प्रोसीजर्स है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स है, और ट्रैफिक सिग्नल के क्या इंटरप्रिटेशंस हैं। तो ये सारी चीजें क्यों? क्योंकि हमने लॉ तो बना दिया, बट इसको डिटेल में समझाएगा कौन? इसका फ्रेमवर्क कौन समझाएगा? वो समझाएगा अंडर दी रूल्स, राइट। तो जरूरी नहीं है हर एक्ट के लिए कोई रूल बनाओ, बट जिस एक्ट के लिए कुछ डिटेल प्रोसीजर की जरूरत होती है, डिटेल फ्रेमवर्क की जरूरत होती है, डिटेल गाइडलाइन की जरूरत होती है, वहां रूल्स आ जाते हैं, राइट। तो आई होप इन टूडेज कर लो बात सेशन आपको ये समझ में आ गया होगा व्हाट इज ड्राफ्ट, व्हाट इज बिल, व्हाट इज एक्ट, व्हाट इज ऑर्डिनेंस, व्हाट आर द रूल्स एंड द रेगुलेशंस। अब आप इसमें एकदम कंफ्यूज नहीं होंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।